जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, गीता में श्री कृष्ण भगवान गुह्यम ज्ञान में यानी कि 90 अध्याय के 6 श्लोक में कह रहे हैं, यथा आकाश स्थिता नित्यं वायु सर्वत्र गे महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधार्य। अर्थात जिस प्रकार प्रबल वायु आकाश में सर्वत्र रहती है, इसी प्रकार उत्पन्न संपन्न प्राणियों को मुझ पर स्थित जानो। मेरा मेन मकसद घर घर में गीता फैलाना और ज्योतिष का सही ज्ञान फैलाना, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि फिर मैं वो बात दोहराता हूँ, ये जो ज्योतिष है ये ना तो इतना सरल है और ना ही इतना कठिन है। इसके जो रचयिता हैं, क्योंकि हम नक्षत्र का प्रयोग करते हैं, तो ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि एक तो हमें देश पात्र काल का ध्यान रखना होगा। ज्योतिषाचार्य का एक गुण ये होना चाहिए कि वो सम्मानित होना चाहिए, गणितज्ञ होना चाहिए और देश पात्र काल का जानने वाला अवश्य होना चाहिए। जब हम विभिन्न ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें आपस में एक कंट्रोवर्सी लगती है, तो ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि, अपने विवेक का हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण कि मानसागरी में लिखा हुआ है, यदि किसी जातक के 6 हाउस में मंगल है तो ऐसा जातक युद्ध में मर जाता है। फिर एक जगह लिखा है कि यदि 6 हाउस में धनु राशि है तो ऐसे जातक के जो शत्रु होते हैं वो धनुष बाण लिए हुए होते हैं। यानी कि इनके जो ट्रांसलेटर हैं उन्होंने ये नहीं देखा कि हम कौन सी जगह रह रहे हैं, और अब तो धनुष का या बाण का जमाना भी नहीं है। तो ऋषि पाराशर जी ने पहले ही कह दिया है कि हमें देश पात्र काल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैंने जो ज्योतिष पढ़ाने की एक अलग दिशा चलाई, उसका कारण क्या है कि जैसे कि इस विश्व के सबसे बड़े गुरु केनराव जी कहते हैं कि हमें इस पद्धति में कुछ चेंज करना होगा, नए चश्मे से देखना होगा, विज्ञान की जगह इसे सिद्ध करना होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, जब हम किसी भी कुंडली के एनालिसिस करते हैं तो हमें 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो भाव, भाव का कारक, भाव का स्वामी। दूसरी बात यह है कि जो हमारे नियम हैं, जैसे मैं हर जगह कहता रहता हूं, सबको बताता रहता हूं कि 2 + 2 = 4, 2 और 2 4, ये हर जगह ही आते हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाती है लेकिन गणित हुई है। यदि आप चाहते हैं कि हम एक गहन ज्योतिष सीखें, उसका फायदा उठाएं, हम भी फायदा उठाएं, अपनी संतान के लिए भी फायदा उठाएं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, किसी में भी इतना समय नहीं है कि हम किसी का भी अपने समय का दुरुपयोग करें। हम ज्योतिष सीखें और पता लगे कि एक हम उसके हाथ से प्रद बनने हैं, तो हमें ऐसा ज्योतिष नहीं सीखना। पहले हमें इनके नियम सीखने, जैसे मैंने बताया कितनी ग्रह होती है। फिर बीच में मैं बता दूं कि केवल वही व्यक्ति मेरी वीडियो देखा करें जो प्रारंभ से ज्योतिष सीखना चाहते हैं और ईश्वरवादी हैं और इस विद्या की कदर करते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ए भक्ता न कदाचन, ए भक्तों को ना बताएं। इसी तरीके से जो ज्योतिष में विश्वास नहीं करते हैं, आध्यात्म में विश्वास नहीं करते हैं, वो मेरी वीडियो कभी ना देखें। अब जैसे मैं फिर बताता हूं, अब तक हमने पढ़ा कि कैसे 360 डिग्री को हमने 12 भागों बांट दिया। हर हाउस का एक अपना मीनिंग होता है कि हम लग्न से क्या देखते हैं, सेकंड से क्या देखते हैं, धन से क्या, थर्ड से क्या देखते हैं, चतुर्थ से क्या देखते हैं। मेरा जो मेन मकसद है, आप ज्योतिष सीखें, खुद ही उन्हें लगाएं और फिर आप देखें कि ज्योतिष है क्या, कितना सत्य है। ये कम से कम ये 90% ये आपको सही ज्ञान देने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि 10% भगवान ने अपने पास रख रखा है। उसे मोह की या अंधकार की, आप कुछ भी उसको कह सकते हैं कि मोह या अंधकार की एक दीवार अपने और ज्योतिष के बीच में और हमारे बीच में खड़ी कर रखी है। जैसे कि अब तक हमने सीखा कितनी राशि होती हैं,
कितने ग्रह होते हैं, उनके कहाँ कहाँ ऊंच के होते हैं, कहाँ कहाँ के नीच के होते हैं, कहाँ वो मैत्री रखते हैं, कहाँ उनको शत्रुता रखते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, लगभग 3 साल के अंतराल में ही एक नया सब्जेक्ट आ जाता, जैसे कि कभी MBA आ गया, कभी जो है कंप्यूटर साइंस आ गई, कभी कोई नया टेक्निक आ गया। तो ज्योतिषाचार्यों के बीच में एक नया विवाद हो जाता है कि भाई हम इसको कौन से ग्रह में दें। जैसे कि सपोज कर लो, जितने भी टेक्निकल चीज है वो हमने शनि में गिर दी, राहु में गिर दी, मंगल में गिर दी, सूर्य में दे दी। जितने भी नॉन टेक्निकल है, जैसे कि माना गुरु है, तो हमने इसे नॉन टेक्निकल में गिर दिया। भाई आप बृहस्पति आपका बढ़िया है, 10th हाउस में है, आप जज बन सकते हैं, आप बैंक में एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं, आप बैंक में एक अच्छी सर्विस प्राप्त करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, पहले हम ज्योतिष के नियम सीखेंगे, फिर हम उनको खुद ही अपनी कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में लगाएंगे। फिर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मेरे नियमों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। मेरे तो वही नियम है, यदि आप उन्हें लगाएंगे 100% आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि हम किसी की कुंडली का एक साधारण तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो हमें सबसे पहले देखना है कि जो शुभ ग्रह हैं वो केंद्र त्रिकोण में होनी चाहिए। केंद्र क्या होता है? 1, 5, 9, 1, 4, 7, 10। त्रिकोण होता है 1, 5, 9। शुभ ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये शुभ ग्रह हैं। और अशुभ ग्रह जो हैं, जैसे हम सूर्य महाराज हैं, वो क्रूर ग्रह हैं, मतलब हैकड़ है। मंगल क्रूर है, शनि, राहु, केतु, ये अलग हमने 2 भागों में बांट दिए। यानी कि बुध, शुक्र, गुरु, चंद्रमा और बाकी ग्रह दूसरे में। कहते हैं कि जब हम किसी, जैसे वास्तु का ही हम अध्ययन करते हैं, हम कहते हैं कि जो भी हमारी वेस्टेज है वो हमें पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। इसी प्रकार से हर चीज का एक अपना स्थान होता है। ये मैं आपको बीच बीच में ये बताता रहता हूं कि जब आप फंडे निकालेंगे, जब आप किसी कुंडली का एनालिसिस करेंगे, तो कैसे करेंगे, एकदम रिजल्ट कैसे आएंगे। शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में होनी चाहिए, अशुभ ग्रह 3 से 11 में होनी चाहिए। हमेशा एक सिद्धांत ध्यान रखना, एकादश भाव में स्थित ग्रह मनुष्य को हर चीज देने की क्षमता रखती है, लेकिन वो समय समय पे छोटी मोटी चोट का भी भय बना रहता है ना, और शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन गेन के लिए, धन के लिए, आय के स्रोत बढ़ाने के लिए वो हमेशा बढ़िया रहती है। अब क्योंकि मैं कहता रहता हूं कि हमें ज्योतिष को एक नए आयाम से देखना है, नए चश्मे से देखना है। हम 3rd हाउस को क्यों ज्यादा ध्यान देते हैं? क्योंकि 3rd हाउस एक पराक्रम का, मेहनत का, लेबर का होता है कि 3rd हाउस में जितने ग्रह बैठेंगे, आदमी मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा और उससे धन प्राप्त करेगा। आज जो हम चर्चा करेंगे, हम कुंडली में ये चर्चा करेंगे। हमने ये भी सीखा कि पंच महापुरुष योग क्या होते हैं, उभयचारी योग क्या होते हैं, जिनके नाम भी रखें। अब हम एक नई पद्धति में आ रहे हैं कि हम कैसे कुंडली का में देखेंगे कि कुंडली में हमारी कितने धन योग है। मैंने आपको पहले ही बताया था और फिर आपको बता रहा हूं। फिर इन्हीं चीजों को मैं पेपर में बताऊंगा। आप एक रजिस्टर बनाएं, उन्हें लिखें, फिर आप जो जो मैं योग बताता हूं, जो जो स्टाइल बताता हूं, उसे आप लगाएं। 101% आपको ज्योतिष आएगा। दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं, जब हम ज्योतिष सीखेंगे फिर हम एक ग्रुप बनाएंगे, लेकिन जो मेरे क्वेश्चन हैं उनका आप जवाब दिया करो, उनको ही मैं शामिल करूंगा। फिर हम चर्चा करेंगे, आपकी कुंडली लगाएंगे, आप किसी भी कुंडली लगाना, और आपसे ही उस कुंडली का एनालाइसिस कराऊंगा। वही मेरे नियम होंगे, वही हमेशा चलेंगे, उन्हीं से रिजल्ट निकलेगा। अब आइए हम देखो चर्चा करते हैं धन योग में। मैंने बताया धन योग कैसे बनता। जैसे लग्न का दूरते का संबंध आ जा, लग्न का पंचम का आ जा, लग्न का 9th का आ जा, लग्न का एकादश से आ जा। ये किसी भी घर में, ये किसी भी राशि में अगर बैठ जाएंगे, ये धन योग बनाएंगे। फिर आइए दूरते का पंचम का, दूरते का 9th का, दूरते का एकादश का। अब आते हैं पंचम भाव को। पंचम का 9th से, पंचम का गेन से, यानी कि एकादश भाव से। फिर आएंगे हम 9th का
गेन भाव से, कि एकादश भाव के स्वामी ये किसी भी राशि में बैठ जा, किसी भी घर में बैठ जा, ये धन योग बनाते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो मैं धन मिलेगा ये कब मिलेगा। कहते हैं कि ग्रह की जो राशि होती है, जब उसके स्वामी की महादशा चलती है, और जो ग्रह बैठा होता है उसकी अंतरदशा चलती है, तो जब चाहे शुभ हो चाहे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ बुध की महादशा हो, चंद्रमा का अंतरदशा हो, तो हमें बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा होगी, तो हमें ये चाहे शुभ हो फल या अशुभ फल हो, वो जब प्राप्त होते हैं। ये लगभग 10 योग बनते हैं। अब देखिए, हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे इन होरोस्कोप के द्वारा। जैसे कि ये मैंने एक होरोस्कोप ली 11/12, यानी कि 11 की रात 12 मई 1928, ये इसका टाइम है 2:11 AM, और ये इसका प्लेस है। फिर मैंने कुंडली ये ली 25/26 अगस्त 1976, 1:02 AM, बर्थ प्लेस दिल्ली। इसमें आप देखें कि जो शनि है, शनि कहाँ का लॉर्ड है? शनि है लग्नेश, और बुध का है पंचमेश। तो ये दोनों शनि और बुध आमने सामने बैठ गए, तो ये धन योग बैठ गए, यानी कि एक साथ ही बैठे। जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं PHC पोजिटिव एस्पेक्ट कंजक्ट, यानी स्थिति, दृष्टि, युति से भी धन योग बनते हैं, हर योग बनता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जब ग्रह एक साथ बैठते हैं वो ज्यादा फलित होते हैं, चाहे वो शुभता की तरफ हो चाहे अशुभता की तरफ हो। इसी तरीके से हमने देखा शुक्र और गुरु। शुक्र कौन है? नवेश। गुरु कौन है? धन योग। हमने कहा था जब इसका संबंध आ जाए तो धन योग बन जाता है। यानी कि इस कुंडली में 2 धन योग हैं। एक कुंडली में 2 धन योग हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। और ऐसा ना हो बहुत से ज्यादा तक स्ट्रगल युक्त जीवन करते हैं तो उनमें ना हो। अब आइए इस कुंडली में, ये देखिए ये 3 नंबर का लगन है। अभी हम ये चर्चा ही नहीं कर रहे कि इस लग्न के लिए कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, किसी के अष्टम भाव में कोई उच्च राशि स्थित ग्रह है, आपने देखा वहां किसी की मौत हुई, किसी को फायदा हुआ, ये तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे। अब हम इसमें क्या है, बुध लग्नेश, मंगल एकादश, बुध और मंगल 6 हाउस में बैठ गए, तो ये धन योग होगा। कब प्राप्त होगा? अधिकता कब होगी? जब बुध की महादशा हो, अंतरदशा हो मंगल की, तो ये हमें प्राप्त होगा। जो मैंने इसे अच्छा, अब फिर मैं आपको देखिए, मैंने एक आदत गेरी है कि जिस दिन हम कुंडली बनाते हैं उस दिन ग्रह की स्थिति क्या होती है, जैसे मैं बताता रहता हूं। आप तो सोचते होंगे कि समय की बर्बादी है, लेकिन मैं आपके दिमाग में गिरता रहता हूं कि पूर्वी क्षितिज में जो राशि पैदा होती है वही लगन है। यानी कि सूर्य जिस राशि में चलते रहते हैं प्रातः काल, वो ही उसका लगन होता है। सूर्य चलने कुंभ के, तो 11 नंबर का कुंभ की राशि होगी। अगर आज हम देखेंगे तो सूर्य महाराज लगभग 18 डिग्री के हैं। ये 13, 14, 15 के आसपास राशि बदलते रहते हैं। तो इस टाइम यानी कि 7 AM में 3/3/2024 में प्लेस दिल्ली में ये ग्रह स्थिति पैदा होगी। लग्न में है सूर्य, बुध, शनि, 2nd में राहु, 3rd में गुरु, 8th में केतु, एकादश में शुक्र मंगल। यदि हम लगभग अप्रोक्सीमेटली हम इसे 9 बजे का बनाते हैं तो यह 12 नंबर का आ जाएगा, ग्रह बदल जाएंगी। तो जो 9 बजे बच्चा पैदा हुआ है, जो 7 बजे पैदा हुआ, जो 9 बजे हुआ है, उसके लिए जो शुभ ग्रह है वो शुभ में बदल सकते हैं, जो अशुभ है वो शुभ में बदल सकते हैं। तो मतलब प्रिडिक्शन में फर्क आ जाएगा। अब हमने जो धन योग समझे उन्हें मैं आपको चार्ट में यानी कि पेपर में समझाता हूं, आइए उसे समझते हैं। देखो मैंने पेज में क्या लिखा, क्योंकि जो भी चीज लिखता हूं मैं उसको आपको बताता हूं। ये क्लास है 16, पेज नंबर 1। मैंने लिखा भावों के स्वामित्व के अनुसार कुछ योग। फिर मैंने लिखा क्योंकि हमें एक रूपरेखा बनानी पड़ती है, बच्चों के जन्म के समय उसके पिता अथवा घर का कोई बुजुर्ग उसकी कुंडली बनवा लेते हैं।
तथा उसमें दर्शाई गई जन्मकालीन ग्रह स्थिति के बारे में किसी ज्योतिषाचार्य से बच्चों के जीवन के विषय में कोई प्रश्न यानी कि क्वेश्चन करते हैं कि उसके ग्रह कैसे हैं, उसकी आयु कितनी होगी, क्या उसके पास धन संपत्ति होगी आदि। इन सब प्रश्नों के उत्तर बच्चों की कुंडली में ग्रहों की अच्छी या बुरी स्थिति से पता लगते हैं, जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के योग कहा जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योग निम्नलिखित है। फिर मैंने बताया, पहला योग लग्न और दूरते का एक राशि में होना, यानी कि किसी भाव में एक साथ स्थित हो। फिर लगाया लग्नेश और पंचम का एक राशि में होना। फिर लग्नेश और नववेश का एक राशि में होना, जो मैंने आपको बोर्ड में भी समझाया था। फिर मैंने बताया लग्नेश और एकादश का एक राशि में होना। फिर अब लग्न खत्म हो गया, फिर हमने दूरते भाव को पकड़ा, दूरते और पंचम का एक राशि में स्थित होना। यह योग ये दृष्टि से बन सकता है। हमेशा ध्यान रखना, जो ग्रह कोई भी स्थिति हो युति से बनता है वो उतना श्रेष्ठ वो दृष्टि से नहीं बनता। जब आप प्रैक्टिकल आएंगे, जब आपको ये पता लगेगी। फिर मैंने लिखा छठा योग दूरते और नववेश का एक राशि में होना। सातवां योग लिखा दूरते और एकादश का एक राशि में होना। इस तरह से ये 7 योग बने। अब आइए 8 नंबर में। 8 नंबर में योग बनता है पंचमेश और नववेश का एक राशि में होना। पंचमेश और एकादश का एक राशि में होना, एक राशि में होना। फिर बार बार कह देता हूँ, ये किसी भी स्थान में बन सकते हैं, ये दृष्टि से बन सकते हैं। फिर 10वां नववेश और एकादश का एक राशि में होना, मतलब कुल मिला के इससे हमारे 10 योग बने। ये मैंने एक आपको जो समझाया, एक मैथमेटिकल तरीके से समझाया कि लग्न का दूरते का, लग्न का पंचम का, लग्न का एकादश का, लग्न दूरते का पंचम का, दूरते का नवम का, दूरते का एकादश, इसी तरह से 10 योग बने। फिर मैंने लिखा दूरते भाव धन भाव है, एकादश भाव आय या प्राप्ति स्थान है। इसी प्रकार पंचम भाव नवम भाव दोनों त्रिकोण के लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। विशेष दूरते, छठे और दशम भाव, इन तीनों को अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, क्योंकि मैं बार बार रिपीटेशन करता रहता हूँ। इन सभी भावों में उनके अधिपति का किसी एक राशि में एकत्र होना या परस्पर दृष्टि रखना जातक के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। इसी प्रकार चंद्र, पहले मैंने आपको क्योंकि चंद्र मंगल की युति का भी धन योग समझाया था, फिर मैंने लिखा इसमें इसी प्रकार चंद्र व मंगल का किसी राशि में एक साथ होना धन की वृद्धि करता है। हालांकि नेगेटिविटी जरूर आएगी, मदर से संबंध खराब भी हो सकते हैं यदि बृहस्पति की दृष्टि ना हो, लेकिन धन की दृष्टि से सही होते हैं। इसके अतिरिक्त एकादश भाव में किसी भी ग्रह का स्थित होना धन की वृद्धि करता है। मैंने आपको शुरू से ही बताता रहा हूं कि एकादश भाव में जितने ग्रह होंगे वो धन के पॉइंट ऑफ से अच्छे होते हैं, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ से अच्छे नहीं होते। समय पर जातक को छोटे मोटे एक्सीडेंट या रोग से घिरा रहता है ऐसा जातक, इसलिए एकादश भाव में स्थित ग्रह धन के लिए सही होते हैं। यदि आप उनके दान करते रहेंगे तो आपको ना तो शत्रु से परेशान होना पड़ेगा और ना कभी कोई चोट मोट लगेगी। इन सब उपरोक्त रोग की युति या स्थिति के एक साथ साथ लग्न सुस्थित होना चाहिए, अर्थात उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो और लग्नेश भी सबल हो। किसी भी योग के फलीभूत होने के लिए आवश्यक हैं कुछ कुंडलियां, जिनकी कि अभी मैंने आपको कुंडलियों के द्वारा ये बताया भी था, है ना। अब देखिए ये 11 नंबर की है। इस कुंडली में लग्नेश शनि और पंचमेश बुध परस्पर एक दूसरे की दृष्टि में, क्योंकि मैंने होरोस्कोप क्यों ढूंढी, क्योंकि आपको केवल ये ना रहे कि युति से बनते हैं, ये दृष्टि से भी बनने हैं। फिर मैंने लिखा दूरते नववेश शुक्र, ये रहा शुक्र, और दूरतेश गुरु, नववेश शुक्र और दूरतेश और धनेश जो कि एकादश बृहस्पति एक राशि में तीर्थ भाव में ये बैठे। जातक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद में है, निर्मित हुए हैं और दिल्ली में उनका अपना घर है, जिससे किसी की पर्याप्त आमदनी प्राप्त होती है। मेरा जो आपको समझाने का ये है कि इस प्रकार धन बनते हैं, धन योग बनते हैं। केवल यही ना सोचें कि ये एक ही घर में एक राशि बैठे, ये परस्पर दृष्टि से बनते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो परस्पर दृष्टि से बनते हैं वो उतनी ताकत उन योगों में नहीं होती जो कि एक साथ बैठने से होती है। कि ये 10 धन योग बने, मैंने किस प्रकार से आपको याद करने के तरीके बताए कि लग्न का, दूरते का, पंचम का, नवम का, एकादश का। यदि हम चाहते हैं
कि एक अच्छा ज्योतिषाचार्य बने, हम सही उसके सटीक रिजल्ट निकालें, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक रजिस्टर बनाएं, उनकी जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ तो सही हो। वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, वो आपके जानकार भी हो सकते हैं, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। फिर जब वही योग बने उन कुंडलियों में देखो। मैं कह रहा हूं कि एकादश में स्थित गुरु जातक को भाइयों में सबसे बड़ा होता, 80% नियम लगता। आप देखो कि क्या ये नियम लगता है, नहीं लगता। जब आप देखेंगे आपका नियम पक्का हो जाएगा। जब आप किसी की भी कुंडली देखेंगे आप कह देंगे कि हाँ जी ऐसा होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसा माना चंद्र मंगल की युति है, हम कहेंगे कि जातक धनवान होगा। आपने देखा कि तो मेरी कुंडली भी है या मेरे रिश्तेदार की भी है कि है और वो धनवान है वाकई में, तो आपका ये नियम बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर प्रेडिक्शन आप उसी अनुसार से देंगे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि शादी में द्विविवाह विवाह योग कैसा बनता। सप्तम में बैठा तो जातक का स्पर्श सुंदर होगा, उच्च का बैठ गया तो द्विविवाह योग है। जब हम उन्हीं कुंडलियों को अपने रिलेटिव में हमने जानकार में देखेंगे, हम फिर हमारा दिमाग कहने लगेगा कि ये नियम सही है, क्योंकि ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करो। तो आपको आज किन क्वेश्चनों का आंसर देना है, आपको मुझे कम से कम, जैसे मैंने 10 धन योग बताए, कम से कम 4 धन योग बताने हैं कि कैसे धन योग बने, किन किन से बने, आपको ये जवाब देने हैं। फिर मैं उनके नंबर नोट करता रहता हूँ। फिर जब हम एक वीडियो पे बात करेंगे, उन्हीं का हम ग्रुप बनाएंगे। वाणी को देते विश्राम, फिर मिलेंगे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।